नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के एक पॉपुलर पीएससी बैंक के बारे में, जिसका नाम है यूनियन बैंक। देखिए, पीएससी सेक्टर में जितने सारे मतलब पीएससी बैंक सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, उनमें से नंबर वन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक। इसी तरीके से रैंकिंग वाइज देखा जाए तो टॉप 6 रैंकिंग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं यूनियन बैंक के डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कुछ दिनों से अगर मैं चार्ट को देखूं तो यहाँ पे जो सेक्टर है, मतलब जो निफ्टी पीएसयू बैंक है, उसका सेक्टर देखा है तो टोटली डाउन टेन था। उसके बाद रिकवरी भी किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश तो किए, मगर यहाँ पे डाउन हो रहा है। क्या सचमुच वो नीचे आ सकते हैं? क्या सचमुच वो बड़ा फॉल दिखा सकते हैं? अगर सेक्टर डाउन दिखा दे तो क्या स्टॉक के ऊपर भी करेक्शन होने वाला है? क्योंकि यूनियन बैंक के अगर चार्ट को देखूं तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो अगर सेलिंग प्रेशर हो तो कहां तक आ सकते हैं, इसके बारे में एक डिटेल्स डेटा में आज आपके साथ शेयर करूंगा। और इस तरीके से क्रैश होने के पीछे रीजन कौन सा है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो, सबसे पहले कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं कंपनी के कुछ गुड पॉइंट्स दिखा दूं तो कंपनी के जो मोबाइल बैंकिंग जो यूजर है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी देखिए, मोबाइल बैंकिंग यूजर अगर बढ़ेंगे तो वहां पे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, और जितना ट्रांजेक्शन होगा उतना ही फायदा बैंकिंग को होने वाला है। साथ ही साथ देखें तो नेट बैंकिंग यूजर जो है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। सितंबर में पिछले साल में 77 टोटल लाखों का कस्टमर था, और आज 86 लैक्स हो चुके हैं। मतलब एक साल में अराउंड मतलब 10 लाख कस्टमर यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो डेबिट कार्ड यूजर के हिसाब से बात करूँ तो डेबिट कार्ड यूजर उतना खास ग्रोथ हुआ नहीं, क्योंकि लोग आज यूपीआई के माध्यम से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, क्रेडिट कार्ड में देखिए 45 से सीधा सीधा 64 हो चुके हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड यूजर बढ़ रहा है। तो क्रेडिट कार्ड यूजर बढ़ने के कारण बेसिकली देखा जाए तो जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है उसमें इस ट्रांजेक्शन में डेबिट कार्ड का यूजर बहुत कम हो रहा है। तो आप कहेंगे सर, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से तो पैसा हुई तो होता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट और किसी जगह पे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, यही तो चाहिए, क्योंकि लोग अभी रेस्टोरेंट में, होटल में, किसी भी जगह पे जा रहा है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं तो वो सॉरी यूपीआई नहीं तो वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है। तो डेबिट कार्ड बहुत कम जगह पे यूज कर रहा है। मैंने खुद देखा, जब पेट्रोल पंप में मैं जाता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई से ही पेमेंट कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा मतलब 100 लोग अगर आए पेमेंट करने के लिए, मतलब पेट्रोल भरवाने के लिए, वहाँ पे अराउंड 80% लोग वो यूपीआई से ही पेमेंट कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई नहीं तो कैश से पेमेंट कर रहा है। कि डेबिट कार्ड से बहुत कम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो सीधा सीधा कहूँ, डेबिट कार्ड का यूजर कम हो रहा है। और यूपीआई का ट्रांजेक्शन देखिए कितना जबरदस्त बढ़ रहा है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट यूपीआई ट्रांजेक्शन कंट्रीज है, और इसके बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। मोबाइल बैंकिंग में भी कंपनी का अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला है, क्योंकि लोग आज स्मार्ट हो रहा है। हर मतलब व्यक्ति के पास देखा जाए तो स्मार्टफोन है ज्यादा से ज्यादातर, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेट मोबाइल बैंकिंग भी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में आपको पता चले। तो ये तो था पॉजिटिव पॉइंट। अभी चलो, मेन कंपनी के अंदर दिक्कत कहाँ पे हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले कंपनी का मेन पॉइंट्स क्या है, वो है डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट ही कम हो जाए तो कंपनी में तो ग्रोथ कम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है उस तरीके से बैंकिंग को ज्यादा लोन देना पड़ेगा। अगर ज्यादा लोन देंगे तभी तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और उसी इंटरेस्ट से उसका इनकम होगा। तो यहाँ पे चीजों को समझिए। कंपनी का जो सेविंग डिपॉजिट है, जो एक साल में सिर्फ ग्रोथ हुआ है 1.63%। बहुत कम, बहुत कम। मतलब लोग आजकल देखा जाए तो सेविंग्स करना ही बंद कर रहे हैं। लोग पैसा बहुत खर्चा कर रहा है किसी भी जगह पे। दूसरी बात, लोग अगर सीरियस है तो वो म्यूचुअल फंड कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट कर रहा है। वो सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रख रहा है, बहुत कम पैसा रख रहा है। मैं खुद ही देख चुका हूँ, बहुत लोग का पैसा कम रखा है सेविंग सेविंग अकाउंट में। यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, आप तो सेविंग में पैसा नहीं रख रहा है तो बैंक के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि बैंक के हाथ में जो सेविंग डिपॉजिट से पैसा आते हैं वो किससे आते हैं, कासा रेशियो से। कासा रेशियो का मतलब है करेंट अकाउंट, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट, एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। तो करंट एंड सेविंग अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों चीज में ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि कासा रेशियो का अगर ग्रोथ ना हो तो बैंकिंग में दिक्कत यही होगा
कि बैंक को दूसरे जगह से पैसा उठाना पड़ेगा दूसरों को लोन देने के लिए, मतलब कॉर्पोरेट को लोन देने के लिए। तो दूसरी जगह से जो वो खुद लोन लेंगे तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज को याद रखना, कासा रेशियो में करंट अकाउंट में तो जितने सारे लोग बैंक में पैसा रखे हैं उसको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, सेविंग अकाउंट में जो लोग पैसा रखते हैं बैंक में उसका 3 से 4% ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एक सस्ती इंटरेस्ट प्राइस में बैंक को पैसा मिल जाता है, उस पैसे से वो दूसरों को ज्यादा इंटरेस्ट से लोन दे देते हैं। तो अगर कासा रेशियो ही कम हो जाए तो बैंक के लिए दिक्कत बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी जो है जो वो 5% के आसपास है, और बड़े दिग्गज कंपनी के देखेंगे तो 4-4.5% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मतलब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी थोड़ा सा बड़ा होने के पीछे रीजन ही है कि कंपनी का कासा रेशियो में थोड़ा सा प्रेशर है। तो कासा रेशियो में जो मतलब परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो 2% के आसपास है। आप खुद ही देख सकते हैं कासा रेशियो जो प्लस रिटेल ट्रेडर्स जो है वो 72% डिपॉजिट कर रहे हैं। बाकी जो टर्म्स डिपॉजिट है, टर्म्स डिपॉजिट मतलब कोई एफडी कर लिया, कोई मान के चलिए इंश्योरेंस खरीदारी कर लिए, इस तरीके से कैटेगरीज में लोग 28% का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी भी इसका कासा रेशियो खराब नहीं कहूंगा, अच्छा खासा कासा रेशियो है। अगर कासा रेशियो में ग्रोथ ना दिखे, जबरदस्त ग्रोथ ना दिखे तो दिक्कत आ सकता है। जैसे देखिए ग्लोबली जो डिपॉजिट है लास्ट 2 ईयर्स का सीएजीआर देखेंगे तो 9% का ग्रोथ हुआ, और डोमेस्टिकली 7%, 7.5% के आसपास है। तो सीधा सीधा कहूँ कि डिपॉजिट का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे करके एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे कासा रेशियो जो डोमेस्टिकली है 34% पिछले सालों में था, और आज कितना है 32%। तो यहाँ तो बनना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, थोड़ा सा प्रेशर आ चुके हैं। तो यही प्रेशर के कारण कंपनी के ऊपर डिपॉजिट कम आया, डिपॉजिट कम आने के पीछे कंपनी लोन भी कम लिया। मैं चलो एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जिस तरीके से बोरिंग्स बढ़ता हुआ देखने को मिला था, इस बार बोरिंग्स बढ़ाना पड़ा, क्योंकि लोन तो उसको देना होगा। तो ये लोन बोरिंग्स जो बढ़े तो वो कैसा कहाँ से आया, कासा रेशियो से उतना ज्यादा पैसा नहीं आया, तो उसको बाहर से पैसा उठाना पड़ा, तो उसको लोन बढ़ जाएगा, मतलब खुद का लोन बढ़ना, ज्यादा पैसा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यही सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशर है। और तीसरी बात ये भी है कि अगर मैं कंपनी के आरओई देखूं तो आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एक टाइम नेगेटिव में था, लास्ट 5 साल पीछे चले जाएंगे तो 10% नेगेटिव था, आज 16-16.5% के आसपास पॉजिटिव है। रिटर्न ऑफ एसेट भी बहुत जबरदस्त है, माइनस से पॉजिटिव आया। मुझे जो पॉइंट सबसे बेस्ट लगा वो है एनपीए। एनपीए देखिए 5-5.5% से सीधा सीधा 1% हो चुके हैं। अभी एनपीए के मैं फिगर आउट देखूं तो देखिए पिछले मतलब 2022 के सितंबर, मतलब लास्ट 2 इयर्स का डेटा देखूं तो नेट एनपीए जो है वो धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले। एक टाइम 19,000 करोड़ के आसपास कर्जा था, आज 8,700 मतलब 8,750 करोड़ के आसपास मतलब एनपी है, कर्जा नहीं है एनपी है। एनपी का मतलब है, देखिए मान के चलिए बैंक ने दूसरों को लोन दिया और वो लोन वापस नहीं कर पाया, तो जितने सारे लोगों ने लोन वापस नहीं कर पाया उस पैसे को बैंक खाते में एनपी के हिसाब से दिखा देता है। तो एनपी जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए ग्रोथ बनेगा। तो यहाँ पे एनपी कम हो रहा है, एक गुड पॉइंट्स है। ग्रॉस एनपी भी अच्छा खासा कम हुआ, ये भी गुड पॉइंट्स है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर एक साथ जोड़ू तो यहाँ पे एनपीए का अच्छा खासा करेक्शन होना ये बैंक के लिए एक बेस्ट पॉइंट है। साथ ही साथ सीआर परसेंटेज भी अच्छा खासा है 16%, पैक रेशियो भी ठीक ठाक है 1% के नीचे है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो चलो अभी फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं वो किस तरीके से है। अगर मैं कंपनी का वैल्यूएशन देखूं तो आपको एकदम सस्ता दिखेगा। तो कितना सस्ता है, अगर मैं पी रेशियो पे चेक करूं तो कोविड के टाइम में जो पी रेशियो था, मैं एक बार 10 साल के देख लेता हूं। देखिए कोविड के टाइम में जो पी रेशियो लो हुआ था उसी लेवल के आसपास है। उससे पहले भी देखूं 2016 में भी पी रेशियो 3 to 5% के आसपास था, और वहां से किस तरीके से मैसिवली जंप किया। तो कोविड के टाइम में भी नीचे आया था, मैसिवली जंप किया, उसी तरीके से अभी भी चल रहा है। क्या यहाँ से जंप नहीं करेंगे, बिल्कुल करेगा। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिला। एक चीज को ध्यान देना, कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है जो बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी 15% के अगर ऊपर नहीं होता तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा वीकनेस देखने को मिल जाते। और क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो मुझे रिजल्ट में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। हर क्वार्टर को बेट करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। इंटरेस्ट और साथ ही साथ एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी इस बार आज तक की सबसे हाईएस्टली प्रॉफिट किया। तो
कंपनी के जितने सारे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स वीकनेस है, मानता हूँ, मगर बाकी पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव है। जैसे साल भर के डेटा देखूँ तो देखिए, सेल्स भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ एंड प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली एक मेंटेन्स हो रहा है। सिर्फ एक साल में नहीं, कंपनी का लाइफ टाइम 10 साल के डेटा देखूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। तो ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, जिसके कारण कंपनी अच्छा खासा जंप दिखाने का चांसेस तो हो सकता है। तो मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले इन्वेस्टर क्या करे वो देख लीजिए। देखिए, इन्वेस्टर ने कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे सीलिंग किया, तो इसका माल किसने उठाया? पब्लिक ने उठाया। तो सॉरी, एफआईएस ने माल बेचा, डीएस ने माल बेचा और पब्लिक ने उस क्वांटिटी को एडिंग किया। तो क्वेश्चन ये है कि इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है तो क्या कंपनी से वो लोग बाहर हो रहा है? क्या कंपनी खराब हो चुके हैं? देखिए, मैंने जितना डेटा आपके साथ शेयर किया वो डेटा यही कह रहा है कि कंपनी की स्टेबिलिटी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जम भी दिखा सकते हैं। तो चलो अभी चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। चार्ट के हिसाब से बात करूं तो उससे पहले एक चीज और भी दिखाना बाकी है। अगर मैं देखूं तो टॉप 5 रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिलेगा। अगर सेल्स का डेटा देखूं तो ओवरऑल सेल्स 8% है, मगर प्रॉफिट जबरदस्त है। ओवरऑल इसका एवरेज जितने सारे कंपनीज है उससे कंपेयर करूं तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला। मतलब सेल्स तो थोड़ा सा वीक हो चुके हैं। इस वीकनेस के पीछे कारण कौन सा है? कासा रेशियो। तो बैंक में डिपॉजिट कम हो रहा है, तो उसके कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लोन कम दिया जा रहा है, तो सेल्स कम हो रहा है, तो सेल्स कम होने के कारण प्रॉफिट कम हो रहा है। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण मान के चलिए पहले। तो चलो अभी यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं। पहले जब मैंने एक ट्रेड यहाँ पे डिसाइड किया था और वो शानदार तरीके से परफॉर्मेंस भी किया। कुछ इस तरीके से ट्रेड बने थे। शोल्डर, उसके बाद एक हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा एक जर्नी हुआ। तो ये डेटा मैंने पहले आपको दिखा चुका हूँ, इसको मैं एक बार डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी करेंटली क्या सिचुएशन है? अगर करेंटली मैं सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे इंडेक्स देखना है। अगर इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो इंडेक्स जिस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा था, जिस तरीके से यहाँ पे एक बार बार रेजिस्टेंस को फेस करके वो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट किया। तो रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट मतलब एक जर्नी तो वो कर चुके हैं, मगर जो जर्नी हुआ, जो टॉप लेवल का जर्नी हुआ, वहां पे वीकनेस अभी भी देखने को मिला। मतलब सेक्टर में भी अभी वीकनेस है। और उस हिसाब से अगर देखो तो चार्ट में जो करेक्शन लेवल से अभी देखने को मिला है, वो करेक्शन लेवल बड़ा करेक्शन का माहौल दिखा सकते हैं। ऐसे क्यों बता रहा हूँ मैं? अगर ध्यान से इस चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला। ध्यान से इस डेटा को देखना। अगर मैं इसका एक बार यूनियन बैंक का डेटा में ओपन कर लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, कंपनी के ऊपर जब 52 वीक का हाई हुआ था, उसके बाद लगातार करेक्शन हुआ और ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इस लाइन को जब ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट करने का कोशिश किया। अभी देखिए सेकंड टाइम भी रिटेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नीचे आने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है इसका, इस कंपनी का जो लेवल है, मैं एक बार लेवल को मार्किंग कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए एक बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं। देखिए, बार बार रेजिस्टेंस बन रहा है। हाँ, यहाँ पे ये मानूंगा कि कंपनी इस यहाँ से ऊपर कब जाएगा, अगर कंपनी का चार्ट अगर मुझे इस तरीके से कुछ देखने को मिले, यहाँ पे शोल्डर बने, फिर से एक बार शोल्डर बने, यहाँ पे बिग हेड बने और यहाँ पे अगर एक शोल्डर क्रिएट करके ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो यहाँ से एक बाउंस करने का चांसेस रहेगा। अगर जिस तरीके से मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बनाकर बिग फॉल हुआ, मतलब रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन बने थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बड़ा सा सिग्नलिंग दिखा रहा है कि वो डाउन साइड आ सकते हैं। अगर डाउन साइड आए तो फिर से वो इसी सपोर्ट लेवल तक आ सकते हैं, जो सपोर्ट लेवल इसका 52 वीक का लो का लाइन को टच करने जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इस करेक्शन हुआ, अगर यहाँ से करेक्शन हुआ तो ओवरऑल 14 to 15% के आसपास करेक्शन होने का चांसेस बन सकते हैं। देखिए, इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि आएगा करके। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब इस सिचुएशन को, जब ये टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को ब्रेकआउट ना करे, तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ। इसके लिए इंतजार करूंगा। तो मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कैसे इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। तो मेरा व्यू यही है कि मैं इसको जरूर इंतजार करूंगा इस सपोर्ट लेवल का। जब इस 52 वीक के लो को टच करेंगे तब मैं जरूर यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। ऑब्वियसली पॉजिटिव डिसीजन लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा 52 का हाई लो के हिसाब से, स्ट्रेटेजीज के हिसाब से काम करता हूँ। अगर वो स्ट्रेटेजीज देखूं
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, 52 के जब भी लो को टच किया, ऑलमोस्ट लो को टच किया, उसके बाद बाउंस 52 हाई तक। तो यहाँ पे जो रेंज बने थे, तो टोटल रेंज को देखूँ तो ऑलमोस्ट 175 डेज में 63% का जंप दिखा। इसी तरीके से मैं अगर और भी प्रीवियस डेटा का कुछ बैक टेस्टिंग करके दिखा दूँ, कोविड के टाइम में क्या हुआ, कोविड के टाइम में बहुत बड़ा फॉल हुआ। तो कोविड के टाइम में तो सिचुएशन ही खराब था, तो उसके अगेंस्ट में बहुत बड़ा फॉल हुआ। तो उसके बाद अगर मैं कोविड के सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ, वहां से भी देखूँ, तो वहां से भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला, करीबन 85%, करीबन एक साल के अंदर अंदर। तो इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखना, आपको बहुत सारे सिचुएशन इस तरीके से पॉजिटिव दिखेगा। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट टच पॉइंट यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो यहाँ पे भी एक साल लगा 57% गेन पाने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे सिचुएशन आपको दिखेगा, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टच हुआ फर्स्ट टाइम और यहाँ तक इसका टारगेट बने, यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे 59% बना 300 डेज में। तो एक साल के अंदर अंदर अगर 30-40% का यहाँ पे कंपनी गेन दिखाए, तो मैं क्यों ना इस कंपनी के ऊपर काम करूं, जब कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है। हाँ, इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब इस 52 लो को टच करेंगे तब कुछ पॉजिटिव डिसीजन यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो ये मेरा व्यू है, आपका व्यू क्या है जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, किसी तरीके से इस कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है, आप प्लीज आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।